नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, ये हमारा दूसरे नंबर का मॉडल पेपर है जीके जीएस और जीए का, जीके जीएस एंड जीए, जिसके अंतर्गत मैं आपको मॉडल पेपर बता रहा हूँ डेली। और ये हमारा दूसरे नंबर का वीडियो है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पहला मॉडल पेपर। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ एनटीपीसी में जो मैथ्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, मैथ्स के आने वाले 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के कितने आने वाले हैं 30 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन का किसके आने वाले जीके जीएस और जीए से। तो जीके जीएस और जीए के लिए मैं डेली आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, और ये हमारा दूसरे नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी मैं मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए भी मैं अब डेली आपके लिए मॉडल पेपर चालू करने वाला हूं। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह मैथ्स के भी मॉडल पेपर लेके आने वाला हूं और रीजनिंग के भी। तो आपकी मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। पेपर में टोटल 100 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि सीबीटी 1 होगा हमारा। सीबीटी 1 में टोटल कितने प्रश्न आने वाले हैं 100 प्रश्न आने वाले हैं। तो 100 प्रश्न के अंतर्गत आपको मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के मैं आपको 100 में से 80, 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि मैं आपके लिए डेली जो मॉडल पेपर ला रहा हूं वो सब्जेक्ट वाइज लेके आऊंगा। मैथ्स के अलग लेके आऊंगा, रीजनिंग के अलग लेके आऊंगा और जीके जीएस के अलग लेके आऊंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूं मॉडल पेपर, ये रेलवे की पुरानी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर इनमें से, इन 40 प्रश्नों में से आपको 4 से 5 प्रश्न भी आ गए, मैं जो डेली पे मॉडल पेपर लेके आता हूं, तो आपके परीक्षा में अच्छे स्कोर हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आराम से समझिए। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन जरूर दबा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरबी। मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है। आपको बताना है कि वायुमंडल में ओजोन कहां पर पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं समताप मंडल। जो ओजोन रहती है, ओजोन परत, वो कहां पे पाई जाती है समताप मंडल में, से क्या बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है। जो अपना आईपीएस जिसे हम बोलते हैं ना, इंडियन पुलिस सर्विसेज, उसका प्रशिक्षण स्थल भारत में कहाँ पर स्थित है। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। कहाँ पर है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण स्थल हैदराबाद में स्थित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आईएएस होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनका प्रशिक्षण स्थल कहाँ पे है, मसूरी में। वैसे ही पुलिस जो सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, उनका प्रशिक्षण स्थल कहाँ पे, हैदराबाद में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हमारा। सॉरी, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है, मतलब किस नदी पर हीराकुंड परियोजना को बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा महानदी पर। किस नदी पे बनाया गया है हीराकुंड परियोजना को, महानदी पर बनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। आपको बताना है कि किस ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे अधिक टाइम लगता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने समय में, जैसे पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 1 वर्ष लगता है, क्योंकि 1 वर्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेती है। जब पृथ्वी, और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि बृहस्पति ग्रह को कितना टाइम लगता है, 11 वर्ष लगते हैं। कितने लगता है, 11.5 वर्ष। 11.5 वर्ष, जब मतलब पृथ्वी 11 साल में जितने बार घूम लेती है, उतने समय में बृहस्पति एक बार सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसलिए जो सबसे ज्यादा समय किसको लगता है, बृहस्पति को ग्रह को लगता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। आपको बताना है कि जो नर्मदा नदी बहती है, उसका अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश। कहाँ पे बहता है, मध्य प्रदेश में बहता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। क्या होता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप डेली क्लास प्राप्त करना चाहते हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, जिसके अतिरिक्त मैं आपको डेली मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं, जो क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए और आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। अगर आप हमारी डेली क्लास प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास अच्छे कलेक्शंस हैं क्वेश्चन के, और हमारी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे
क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं और मैं आपको डेली मॉडल पेपर के माध्यम से मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। देखिए, जो मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन होता है? जो हमारे देश के अंदर जितने भी विभाग होते हैं, उन विभागों में जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं, उनके करप्शन पे, उनके भ्रष्टाचार पे नियंत्रण रखना और उनको निगरानी करना, वो काम किसका होता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त का। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है ना, सीवीसी बोलते हैं, उसका काम क्या होता है? इनके भ्रष्टाचारों पर नियंत्रण रखना और उनकी देखरेख करना कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं हो रहा। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? आयुक्त की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? आप ईमेल भेजते हैं तो उसमें आप किस लाइन के अंतर्गत विषय वस्तु के बारे में बताते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं? उसकी विषय वस्तु के बारे में बताते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताता हूं कि आपको जो सीसी दिया गया है ऑप्शन में, सीसी में क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। जब भी आप किसी को मेल करते हैं और अगर मेल में अगर आप सीसी में किसी का ईमेल डाल देते तो उसकी एक कार्बन कॉपी भी उस व्यक्ति को चली जाती है। टू के अंतर्गत जिसको आप मेल कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं, और सब्जेक्ट के अंतर्गत आप उसकी विषय वस्तु को लिखते हैं, और कंटेंट के अंतर्गत क्या लिखते हैं? आपको पूरा ईमेल आप डिस्क्राइब करते हैं कि आपका ईमेल के अंदर कंटेंट क्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग बनता है। आपको बताना है कि मानव त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मेलानिन पे। मेलानिन से मानव त्वचा का रंग निर्धारित होता है। जैसे कि कोई गोरे होते हैं, काले होते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है? मेलानिन के कारण। जो शरीर में मेलानिन पाया जाता है उस पर डिपेंड करता है मानव त्वचा का रंग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, तो उसमें लंबी लंबी जो जटाएं लटकती रहती है तने पर, तो उस जड़ों को क्या कहते हैं? तो उन जड़ों को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा स्तंभ मूल। क्या कहते हैं उनको? स्तंभ मूल कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? आपको बताना है कि एल्कोहल पेय के लिए इनमें से कौन उपयुक्त है। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। एथेनॉल अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एथेनॉल का प्रयोग, जो अपनी अल्कोहल जो बनती है, शराब बनती है, उसमें एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप अगर देखें तो अल्कोहल पेय के लिए क्या उपयुक्त है? एथेनॉल उपयुक्त है, या फिर एथेनॉल का प्रयोग अल्कोहल पेय के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जो प्रोग्रामिंग भाषा रहती है ना, उसमें अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको मूल जो प्रोग्राम रहता है, उसका मेन प्रोग्राम, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब स्रोत प्रोग्राम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जो आप कहते हैं ना कि इसका, इस प्रोग्राम का सोर्स कोड क्या है, तो सोर्स कोड क्या रहता है? जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं, स्रोत प्रोग्राम। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? मतलब भारत जो विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा आयात क्या करता है, किस चीज पे पैसा खर्च करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम पदार्थ। भारत के अंदर जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ आयात किया जाता है उस पर भारत सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा को खर्च करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता लगती है, क्योंकि जिससे हमारी गाड़ियां चलती है, हमारी मशीनरी चलती है। तो ये सभी कहाँ से हम करते हैं? खाड़ी देशों से आयात करते हैं। तो इस पर ही सबसे ज्यादा भारत को पैसा देना पड़ता है विदेशी मुद्रा भंडार में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आपको बताना है कि इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, और रेलवे की परीक्षाओं में और अन्य सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? आपको बताना है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था, किस सन में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। जो राष्ट्रमंडल खेल कब से स्टार्ट हुए? 1930 ईस्वी से स्टार्ट हुए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो मानचित्र होता है उसके अंतर्गत अगर हमको कोई दूरी नापनी है, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो उसके लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑपिसोमीटर। ऑपिसोमीटर एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से जो मानचित्र होता है उस पर अगर हमें दूरिया को ज्ञात करना हो तो इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि हितोपदेश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नारायण पंडित। नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश नामक पुस्तक की रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आपको बताना है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस सन में की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1946। 1946 में सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर आए थे और उसी सन में हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की भी खोज की गई थी। तभी से हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर भी चल रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1946 आधुनिक कंप्यूटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपको बताना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं चार, इनमें से कौन सी वो धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मरकरी। मरकरी धातु द्रव अवस्था में एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्थाओं में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर? आपको बताना है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, जो कि पेड़ पौधे और वनस्पति से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? आपने अभी मूवी देखी होगी पद्मावती, तो आपने उसमें पढ़ा भी होगा उसकी जब मूवी स्टार्ट होती है कि पद्मावती कथा किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जायसी। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? जायसी के द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? जो मेघ गर्जन होता है ना, जो बादल गरजते हैं कड़कड़ाते हैं, तो वह किस वायुमंडल की किस परत में होते हैं? चार परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। जो सबसे पहली परत होती है वायुमंडल की, जो सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, वहां पर मेघ गर्जन होता है। तो मैंने आपको बताया था समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? मेघ गर्जन होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? देखिए जो सेप्टिक टैंक होता है ना, सभी घरों में होता है सेप्टिक टैंक, उससे निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मीथेन। उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी की जो एग्जाम होने वाली है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारे ये डेली जो मैं आपको पेपर देता हूं, मॉडल पेपर देता हूं जीके जीएस और मैथ्स के, रीजनिंग के, आप डेली इनको ध्यान से देखिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको क्या होगा कि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल पाएगी। और आप डेली इन पेपरों को देखिए, क्योंकि इन पेपर को आप देखेंगे तो यकीन मानिए कि आपको जो 100 नंबर का पेपर आने वाला है उसमें आप आसानी से 80+ नंबर, 80+ मार्क्स आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, जिससे क्या होगा कि मैं मैथ्स के, रीजनिंग के बहुत ही सॉलिड पेपर आपके लिए लाने वाला हूं। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो कि पिछली रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए डेली मॉडल पेपर लेके आता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आए थे? आपको बताना है कि उस समय भारत में किसका शासन काल था जब प्रथम चीनी यात्री भारत में आए थे। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय ही भारत में जो चीनी यात्री आए थे सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? देखिए भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? आपको बताना है कि जो चार यहाँ पे राष्ट्र समूह दे रखे हैं, पहला है ओपेक, दूसरा है नाटो, तीसरा है ब्रिक्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत किसका समूह है? देखिए किसका समूह है? ब्रिक्स का। ओपेक का भी नहीं है, नाटो का भी नहीं, किसका ही समूह है? सिर्फ ब्रिक्स का। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। बी से होता है ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो सिर्फ भारत किसका है इसमें से? किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? ब्रिक्स का सदस्य है। नाटो का सदस्य नहीं है और ओपेक का भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी ब्रिक्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? जो भारत में दो दल चलते थे पहले आजादी के समय, एक नरम दल और एक गरम दल। तो गरम दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को गरम दल आंदोलन के पिता कहा जाता था। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, तो आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल। ये तीनों ही लोग गरम दल आंदोलन से जुड़े हुए थे। लाल बाल पाल मतलब लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग गरम दल से जुड़े हुए थे और उनके जो पिता, मतलब गरम दल आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने इस गरम दल को आगे बढ़ाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर निकाला जाता है? आपको बताना है कि भारत में जो हीरा निकलता है वो किस स्थान पर सबसे ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पन्ना।
भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ पे निकाला जाता है? पन्ना में। कहाँ पर है पन्ना? है तो मध्य प्रदेश राज्य में है पन्ना, वहां पर हीरे की खदानें है, तो वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में हीरे को निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका सही उत्तर दोस्तों कन्नौज। कौन सा शहर था? कन्नौज था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया व युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? देखिए तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली झील का आपको नाम बताना है, तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों विक्टोरिया झील। कौन सी झील है वो? विक्टोरिया झील, जो तंजानिया और युगांडा है उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, मतलब इन दोनों देशों के बीच ये नहर, ये जो झील है ये बहती है और यही इनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? आपको बताना है कि जो हमारी जो पार्लियामेंट है ना, संसद, उसका उद्घाटन किस सन में हुआ था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1927 ईस्वी में भारत की जो पार्लियामेंट संसद है उसका उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सी भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए सी भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तांबे के लिए। अब कहां पर है सी भूम? सी भूम कहां पर है? झारखंड राज्य में। और यहाँ पर तांबा जो हमारा ये अयस्क है वो निकाला जाता है सबसे अधिक मात्रा में, इसलिए सी भूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। और ये कहां पर है? झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? आपको बताना है कि वह कौन सी धातु है चारों में से जो अधिक ताप बढ़ाने पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? इसका सही उत्तर है दोस्तों सोना। सोना ऐसी धातु है, एकमात्र ऐसी धातु है जिसका कितना भी ताप बढ़ा दिया जाए फिर भी वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है, आपको बताना है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से भी विख्यात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है लीलावती पुस्तक संबंधित। आपको बताना है कि लीलावती पुस्तक का संबंध किससे? इसका सही उत्तर दोस्तों गणित से। लीलावती पुस्तक का संबंध किससे? गणित से। क्योंकि इसके अंतर्गत गणित, जो लीलावती पुस्तक के अंतर्गत बीज गणित और अपना ज्योमेट्री संबंधित बहुत ही गणित के फॉर्मूले बताए गए हैं, तो इस जो लीलावती पुस्तक है पूछा जा सकता है परीक्षा में किससे संबंधित है, तो गणित से संबंधित है। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? आपको बताना है कि जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा दिया गया था दिल्ली चलो, वह सिंगापुर में किस सन में दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1943 में। कब दिया गया था? 1943 में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? निर्वात ट्यूब मतलब होता है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना उसमें निर्वात ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और फिर देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हो गया था? निर्वात वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। क्या आ गए थे? ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। और तीसरी थर्ड जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या आ गया था? इसमें आ गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज आ गई थी। तो पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें था आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आ गया था आपका ट्रांजिस्टर आ गए थे, और तीसरे में क्या आ गया था? आईसीज आ गई थी। तो आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था? प्रथम पीढ़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण होता है उसके चेयरपर्सन, जो उसका अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? इसका सही उत्तर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रग्रहण घटित होता है, कब होता है चंद्रग्रहण घटित? आपको पता होना चाहिए। उसका सही उत्तर होगा पूर्णिमा के दिन। हमेशा जो चंद्रग्रहण लगता है वो पूर्णिमा के दिन ही लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन, जब पूरा चांद होता है उसी दिन चंद्रग्रहण घटित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या है? आपको बताना है कि कार्य का मात्रक क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिए। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? आपको बताना है कि वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है इसको सबसे पहले प्रयोगशाला लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूरिया। इसको किया गया था? यूरिया को किया गया था। चलिए दोस्तों, तो आज मैंने आपको जीके जीएस मॉडल पेपर नंबर 2 बताया। इसके पहले मैंने एक मॉडल पेपर बना दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आप इस तरह के मॉडल पेपर जीके जीएस
रीजनिंग मैथ्स के मॉडल पेपर डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, जिससे कि आपको हमारे हर क्लास हर जो डेली मॉडल पेपर मैं आपको डालता हूँ उसकी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।